हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शिप्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर शिप्रा पर। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोसील। अब बेसिकली हाइड्रोसील होता क्या है, जहाँ देखिए डायग्राम में ये आपका नॉर्मल स्क्रोटल एरिया है। ये जो अंडे जैसा दिख रहा है ये टेस्टिस है और इसके ऊपर ये रेड कलर का जो दिख रहा है वो है एपिडिडाइमिस। जब टेस्टिस की जो लेयर होती है, मतलब टेस्टिस के चारों तरफ एक परत होती है या कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस। जो ट्यूनिका वेजिनलिस जो लेयर है वहां पे आकर के फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाए या यहाँ पे आके पानी इकट्ठा हो जाए, फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोसील। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोसील? कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन ट्यूनिका वेजिनलिस सैक इज कॉल्ड एज हाइड्रोसील। ठीक है। अब पूछा जाए ट्यूनिका वेजिनलिस क्या है, तो ये क्या है? कवरिंग, सीरस कवरिंग है किसकी? टेस्टिस की। अब टाइप्स इसके दो टाइप के होंगे, या तो कॉन्जेनाइटल होगा या एक्वायर्ड होगा। कॉन्जेनाइटल मतलब जो जन्मजात आपके साथ होते हैं, एक्वायर्ड मतलब जो अर्जित करते हैं। कॉन्जेनाइटल जो हाइड्रोसील होता है वो 6 तरीके का होता है, एक्वायर्ड जो है वो 2 तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखते हैं इसके कारण क्या होते हैं। इसके 3 मेजर कारण होते हैं डेवलप होने के। या तो एंडोथेलियल डैमेज हो जाए, एंडोथेलियल जो वॉल है वो डैमेज हो जाए, उसके कारण से जो फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन होना है वो प्रॉपर ना हो और वहां पे पानी इकट्ठा हो जाए। दूसरा होता है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड जरूरत से ज्यादा बन रहा है। ठीक है, ये होता है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड। तीसरा होता है ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर काम ना करे। अब आपका जो ड्रेनेज होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है लिम्फेटिक वेसल्स से। अगर लिम्फेटिक वेसल्स प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगा, तो उसके कारण भी क्या होगा? फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाएगा। चौथा और कॉन्जेनाइटल का मेन कारण जो होता है वो होता है पेटेंट प्रोसेस वेजिनालिस। मतलब ये देखो, यहाँ पे देखो, ये जो पतली सी ट्यूब जैसी दिख रही है ये है पेटेंट प्रोसेस वेजिनालिस। ये जो ऊपर दिख रही है आपकी एब्डोमिनल कैविटी है जिसे पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, और नीचे जो दिख रही है ये आपका है स्क्रोटल एरिया, ये वाला। पेटेंट प्रोसेस वेजिनलिस से क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो टेस्टिस इसी के थ्रू आकर के स्क्रोटम में रुकते हैं। ठीक है। किसी कारण से अगर ये बंद नहीं होती है और ऐसी की ऐसे रह जाती है तो यहाँ से हाइड्रोसील डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये ऐसा जो हाइड्रोसील होता है उसे हम कॉन्जेनाइटल ट्रू हाइड्रोसील बोलते हैं, जो कि कम्युनिकेट करता है किसके साथ में? पेरिटोनियल कैविटी के साथ में। आगे देखिए। अब जो कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसील है मैंने बताया 6 टाइप का होता है, उसमें फर्स्ट जो टाइप है वो है वेजाइनल हाइड्रोसील। देखो वेजाइनल हाइड्रोसील किस में होगा? जो ट्यूनिका वेजिनलिस लेयर है जो स्क्रोटम में है, टेस्टिस के चारों तरफ है, सिर्फ जो फ्लूइड है वो वहीं रहेगा। मतलब टेस्टिस के चारों तरफ ही फ्लूइड रहेगा और कहीं भी फ्लूइड नहीं जाएगा, डेट इज वेजाइनल हाइड्रोसील। मतलब इसमें जो सूजन है आपके स्क्रोटल या वृषण कोश के एरिया में ही दिखेगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। दूसरा होता है इन्फेंटाइल हाइड्रोसील। अब याद करने का तरीका जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो देखिए, इन्फेंटाइल जो है वो आई एन से स्टार्ट हो रहा है और इन्गुइनल कैनाल भी आई एन से स्टार्ट होती है। तो जो इन्फेंटाइल हाइड्रोसील है वो डीप इन्गुइनल रिंग तक आपके जाएगा। मतलब ये स्क्रोटल एरिया में होगा टेस्टिस के चारों तरफ, और वहां से होता हुआ इन्गुइनल कैनाल से होता हुआ कहाँ पे आएगा? डीप इन्गुइनल रिंग तक आएगा। तीसरा जो होता है ट्रू कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसील होता है, जो मैं बता चुकी हूँ, प्रोसेस जो पेटेंट प्रोसेस वेजिनालिस रह जाता है उसके कारण वहां पे हाइड्रोसील डेवलप होता है। और जो ये हाइड्रोसील होता है वो किसके साथ कम्युनिकेट करता है? पेरिटोनियल कैविटी के साथ में वो करता है, कम्युनिकेट करता है। इसीलिए जब बच्चे बहुत लंबा टाइम के लिए खड़े रह जाते हैं तो इसमें ऐसे में बच्चों में सूजन जो है वापस नीचे की तरफ आ जाती है, वाटर का अक्यूमुलेशन होने लग जाता है। चौथा होता है एंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड। मतलब नाम से ही समझे, एंसिस्टेड मतलब सिस्ट जैसा बनेगा, और कहाँ बनेगा? स्पर्मेटिक कॉर्ड के चारों तरफ। तो यहाँ पे देखिए, ना तो ये स्क्रोटल एरिया में है ना ये इन्गुइनल रिंग में है। ये कहाँ पे है? इसके नीचे तो होगा स्क्रोटम और इसके ऊपर होगा इन्गुइनल कैनाल। तो इन्गुइनल कैनाल और स्क्रोटम के बीच में एक सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, एक छोटा गोला जैसा हमें देखने को मिलेगा, इसे हम बोलते हैं एंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड। और ये कहाँ होगा? ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के चारों तरफ हमें देखने को मिलेगा। फिफ्थ टाइप जो होता है वो होता है हाइड्रोसील एंड बाइसेक्स। इसमें क्या होता है? दो सैक बनती है, मतलब दो अलग अलग थैलियां जैसी बनती है, दो सैक बनती है जो आपस में जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे देखिए, एक सैक तो ये वाली है और दूसरी सैक ये वाली है जो आपस में यहाँ से जुड़ी हुई है, इसे हम बोलेंगे हाइड्रोसील एंड बाइसेक्स। छठा होता है हाइड्रोसील ऑफ कैनाल ऑफ नख। इसमें कैनाल वर्ड आ रहा है, मतलब ये कहाँ जाएगा? इन्गुइनल रीजन में जाएगा, और ये किसमें बेसिकली हमें देखने को मिलेगा? फीमेल्स में हमें जनरली ये देखने को मिलता है।
अब यहाँ पे अपन रिवाइज करेंगे एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। जो देखो ये नॉर्मल है, टेस्टिस है, स्क्रोटल एरिया ये नॉर्मल है। अगर सिर्फ ट्यूनिका वेजिनलिस लेयर में स्क्रोटम के चारों तरफ ही फ्लूइड का अक्यूमुलेशन है तो वो कौन सा होगा? वेजाइनल हाइड्रोसील। अगर ये जो फ्लूइड है वो स्क्रोटम के अलावा डीप इन्गुइनल रिंग तक जाएगा तो इन्गुइनल रिंग में आईएन को हम किससे मैच करेंगे? इन्फेंटाइल हाइड्रोसील से। तो ये क्या है? इन्फेंटाइल हाइड्रोसील। कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसिस क्या होता है? इसमें पेटेंट प्रोसेस वेजिनालिस रहती है और ये कम्युनिकेट करता है किसके साथ में? पेरिटोनियल कैविटी के साथ में। तो ये आपको दिख रहा है पेरिटोनियल कैविटी के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड क्या होता है? ये कॉर्ड के चारों तरफ, स्पर्मेटिक कॉर्ड के चारों तरफ डेवलप होता है और इसके नीचे क्या होता है? स्क्रोटम, और इसके ऊपर होती है इन्गुइनल कैनाल। उसके अलावा हमने पढ़ा था बाइसेक, जिसमें 2 सेक होती है, आपस में कम्युनिकेट करती है, और छठा पढ़ा था कैनाल ऑफ नक। अब एक्वायर्ड हाइड्रोसील की बात करूं तो 2 तरीके का होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो सेकेंडरी जो होगा हमेशा याद रखिए, किसी भी इन्फेक्शन, कोई ट्रॉमा या इसके कारण जो भी डेवलप होगा वो सेकेंडरी होगा। प्राइमरी का कॉज हमें नहीं पता होता है, इडियोपैथिक हाइड्रोसील भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो ये हाइड्रोसील है, प्राइमरी वेजाइनल हाइड्रोसिस, यंग एडल्ट में दिखेगा, मिडिल एज में दिखेगा, या उसके ओल्ड एज में भी हमें देखने को मिल सकता है। अब इसमें जो स्वेलिंग होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, सिस्टिक होती है, फ्लक्चुलेंट होती है। मतलब जो, जैसे आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, एक बलून लीजिए, उसके अंदर पानी भर दीजिए। अब जैसा वो फील होगा बलून आपको, वैसा का वैसा आपको हाइड्रोसील फील होगा। कैसा होगा? बलून को आप टच करेंगे सॉफ्ट लगेगा, दबाने पे सिस्टिक लगेगा, और जो फ्लक्चुलेंट स्वेलिंग मतलब बलून को एक तरफ से दबाएंगे पानी दूसरी तरफ चल जाएगा, एक तरफ से इधर से दबाएंगे तो पानी नीचे आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुलेंट, मतलब उसमें फ्लक्चुएशन हमें मिलती है। तो इसी तरीके से हमें किसमें मिलेगा? वेजाइनल हाइड्रोसील में मिलेगा। अब जब हम हर्निया की बात कर रहे थे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, हर्निया में क्या होता है, आप चाहे लेट जाएंगे तो आपकी जो स्वेलिंग है वो वापस एब्डोमिनल कैविटी में चले जाएगी, और जब आप खड़े होंगे तो वो वापस स्क्रोटल एरिया में आ जाएगी। बट हाइड्रोसील के केस में ऐसा नहीं होता है। आप चाहे बैठ जाइए, चाहे लेट जाइए, चाहे खड़े हो जाइए, किसी भी कंडीशन में आप रहिए, जो हाइड्रोसील का जो वाटर है वो स्क्रोटल एरिया में ही रहेगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो पेरिटोनियल कैविटी में नहीं जाएगा, अनलेस वो कॉन्जेनाइटल ट्रू हाइड्रोसील ना हो। ठीक है। तो इसका मतलब जो प्राइमरी वेजाइनल हाइड्रोसील है वो नॉट रिड्यूसिबल होता है और इसमें कफ के इम्पल्स नहीं आते हैं। जबकि जब हम हर्निया पढ़ रहे थे तो हर्निया को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि आप सो जाते हैं, हर्निया वापस कैविटी में चल जाता है, जब हम कफ करके देखते हैं तो वो वापस आ जाता है। तो यहाँ पे हमने हर्निया में हमने 3 टेस्ट पढ़े थे, जीमान टेस्ट, फिंगर इन्वेजिनेशन टेस्ट और रिंग अकल्जन टेस्ट, वो हमने पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप, जब हम बात कर रहे थे बलून की, तो आप एक बार सोच के देखिए, हमने एक बलून लिया, उसके अंदर हमने पानी भर दिया और उसके अंदर हमने एक कंचा डाल दिया। कंचा किस तरीके से काम करेगा? कंचा काम करेगा टेस्टिस की तरह, और जो बलून है वो स्क्रोटल की तरह, और उसके बीच में जो पानी है वो हाइड्रोसील है। अब हम उस बलून को दबा के देखेंगे तो हमें वो कंचा कहीं भी फील नहीं होगा। उसी तरीके से प्राइमरी हाइड्रोसील में जब वाटर का अक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमें वो टेस्टिस पाल्पेट नहीं होते हैं, हमें टेस्टिस फील नहीं होते हैं। लेकिन अगर पानी कम है, सूजन छोटी है, छोटा साइज है हाइड्रोसील का, तो उस कंडीशन में हमें टेस्टिस फील होते हैं। ऐसा हमें सेकेंडरी हाइड्रोसील की कंडीशन में मिलता है। बट सेकेंडरी हाइड्रोसील में भी एक हाइड्रोसील होता है, डेट इज फाइलेरियल हाइड्रोसील। उसकी कंडीशन में आपको जो टेस्टिस है वो पाल्पेट नहीं होंगे। अब होता है, एक टेस्ट होता है इनिशियली ट्रांस इल्यूमिनेट, मतलब जब आप इसको टेस्ट करेंगे, मतलब किसी को हाइड्रोसील अभी डेवलप हुआ है और आपने टेस्ट किया, तो जब हम जो स्क्रोटल एरिया है, जैसे ये स्क्रोटल एरिया है, इसके एक तरफ टॉर्च लगा के, जैसे मैंने इस तरफ टॉर्च लगाई जहां मेरा कर्सर है, और मैं ऐसे लाइट डालूंगी तो ये पूरी तरीके से ऐसे चमकता हुआ एकदम रेडिश दिखेगा। इसे हम बोलते हैं ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो पूरी कैविटी है उसके अंदर क्लियर फ्लूइड है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वो भी कायलोसील में नहीं बदला है, हिमेटोसील में नहीं बदला है, वो सिंपल हाइड्रोसील है। अगर हर्निया की मैं बात करूं तो हर्निया में अगर आप ये टेस्ट करेंगे ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, तो वो नेगेटिव आएगा, मतलब नॉन ट्रांस इल्यूमिनेट होता है हर्निया, क्योंकि उसमें पानी नहीं होता है, उसमें हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट आता है और इंटेस्टाइन से होकर लाइट नहीं गुजरती है, इसलिए वो नॉन ट्रांस इल्यूमिनेट होता है।
अब हम इनिशियल स्टेज में कैसा मिलेगा, ट्रांस इल्यूमिनेशन मिलेगा, लेकिन जब हम लॉन्ग टाइम की बात करेंगे तो पानी अगर एक जगह इकट्ठा है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन होने के कारण क्या होगा, वहां पे फाइलेरियल हाइड्रोसील हो सकता है या हिमेटोसील, कोई ब्लड के कंटेंट हो सकते हैं तो हिमेटोसील के कंटेंट, इन्फेक्टेड कंटेंट हो सकता है, काइलस हो सकता है। इन सब चीजों के कारण जो वहां पे है नॉन ट्रांस इल्यूमिनेट मिलेगा। इसके अलावा जब लंबे टाइम तक इन्फेक्शन रहता है तो जो डार्टोस मसल्स हैं वो थिक हो जाती है, स्पर्मेटिक फेशिया जो है वो थिक हो जाती है, हाइड्रोसिल सैक है वो थिक हो जाती है। इन कारणों से भी हमें क्या होता है, ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट नेगेटिव देखने को मिलता है। अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो हम समझ सकते हैं क्लियर फ्लूइड है, इनिशियल स्टेज है, और अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हमें मिल रहा है मतलब नॉन ट्रांस इल्यूमिनेट है, स्वेलिंग रिड्यूस नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में हम मान सकते हैं कि वो लॉन्ग स्टैंडिंग फेज में चला गया है, मतलब बहुत पुराना हाइड्रोसील है। अब सेकेंडरी हाइड्रोसील जब मैं बता रही थी तो मैंने बताया था कि इसका कारण कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, इन सब चीजों के कारण ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस। अगर किसी व्यक्ति को बार बार एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस होता है तो वो किसके कारण होता है, फाइलेरियासिस के कारण होता है। अगर ऐसा बार बार होता है तो उसकी वजह से सेकेंडरी हाइड्रोसील डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस होता क्या है, देखो एपिडिडाइमो मतलब एपिडिडाइमिस, ऑर्काइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। ये है आपका जो रेड कलर में दिख रहा है, ये आपको क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे एपिडिडाइमिस का इन्फ्लामेशन हुआ है, और यहाँ पे जो रेड कलर में आपको दिखा रहा है इसका मतलब है टेस्टिस का इन्फ्लामेशन हुआ है, और जब ये दोनों साथ में हो जाते हैं दैट इज एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस। अगर ऐसा होता है तो हाइड्रोसिल डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ट्यूबरकुलस एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस है तो भी होगा, टेस्टिकुलर ट्यूमर है तो भी हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पायोसील कोई इन्फेक्शन हो जाए उसके कारण पस का अक्यूमुलेशन हो जाए तो उसे हम बोलेंगे पायोसील। काइलोसील मतलब मिल्की वाइट अगर फ्लूइड मिलेगा तो उसे हम काइलोसील बोलेंगे, और अगर ब्लड के ट्रेसेस मिलेंगे तो वो हिमेटोसील। ये सारी कंडीशन हमें सेकेंडरी हाइड्रोसील के कॉज है। अब मैं बात करूं ट्रीटमेंट की, देखो क्या इन्वेस्टिगेशन है, तो एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन से ही क्लियरली पता चल जाता है कि पेशेंट को हाइड्रोसील है। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन से नहीं पता चल रहा है तो पेशेंट का आप यूएसजी करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, उससे आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। अब इसके ट्रीटमेंट में हम क्या कराते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है जैसे अगर ओल्ड एज का पेशेंट है और उसको हाइड्रोसील हो गया है तो हम सिंपल क्या करते हैं, ट्रोका डालते हैं, मतलब एक लंबा सा निडल होता है वो इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करके जितना भी फ्लूइड वहां पे है उसको खींच के सिरिंज से बाहर निकाल लेते हैं और छोड़ देते हैं, डेट इज लॉर्डप्लिकेशन। एक जो सबसे ज्यादा परफॉर्म किया जाता है वो होता है जैबुली प्रोसीजर। जैबुली प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, हम एडल्ट्स में इसको लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। ये स्क्रोटम वाला एरिया है आपका, जो वृषण कोश है वो है आपका। यहाँ पे एक वर्टिकल इंसिजन लगाते हैं 6 से 8 सेंटीमीटर का। इंसिजन लगाने के बाद आप सारी लेयर्स खोलेंगे, स्किन हो गया, डार्टोस मसल हो गई, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमेस्टिक मसल्स और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। फिर आपको ट्यूनिका वेजिनलिस लेयर दिख जाएगी। लेयर को ओपन करने के बाद में यहाँ पे जितना भी फ्लूइड इकट्ठा है आप उसको ड्रेन करवा के किडनी ट्रे में निकाल लेंगे। सारा फ्लूइड निकालने के बाद, सक्शन से पूरा फ्लूइड निकालने के बाद में यहाँ पे जो लेयर है ऐसे कट लगाया हुआ है, तो ये आपको जो एप्पल की शेप का कट दिख रहा है ना, इस तरीके से कट लगा के जो एक्सेसिव स्किन है उसको काट के बाहर निकाल देंगे। इसको बोलेंगे एक्सीजन, पार्शियल एक्सीजन। पार्शियल एक्सीजन करने के बाद में जो बची हुई चमड़ी है उसको पीछे की तरफ पलट के हम सिल देंगे। जैसे ये टेस्टिस है, इसके पीछे की तरफ बाकी चमड़ी को पलट के हमने सिल दिया, तो इसको बोलते हैं ईवर्जन ऑफ द सैक। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैबुली प्रोसीजर में पार्शियल एक्सीजन एंड ईवर्जन ऑफ द सैक इज कॉल्ड जैबुली प्रोसीजर। तो ये आपका क्या हो गया, जैबुली प्रोसीजर। तो अब बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे सॉरी, कि मैम क्या हाइड्रोसील के ऑपरेशन के बाद में बहुत दिक्कत आती है, या ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। देखिए, आपको ऑपरेशन कराना है या नहीं कराना है ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है और आपके कॉज पे डिपेंड करता है। किस कारण से आपको हाइड्रोसील डेवलप हुआ है उस पे आपका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। तो जब भी आपको, अब इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या समस्या है। अगर आपको वैसी कोई समस्या लग रही है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जाकर के सलाह ले सकते हैं। अगर आप उनको कंफर्टेबल नहीं समझ रहे हैं या आप नहीं जाना चाहते तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे मुझसे जो भी आपके मन में डाउट है, सवाल है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।